आइए जी अब बात करते हैं भारतीय भूगोल की। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए मैंने आपको जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस लिखाया था कि हम कैसे कैसे चलते रहेंगे, ठीक है जी। उसी तरीके से हम इसमें भी सिलेबस लिखा देंगे आपको कि कैसे कैसे चीजों को पूरा किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में डर जाएं कि जी जियोग्राफी पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इसीलिए चीजों का क्रम लिखना जरूरी होता है, ठीक है जी। हाँ जी। पहली यूनिट जो होगी वो होगी भारत एक परिचय के रूप में। हालांकि इस यूनिट में आपको मोस्टली चीजें पता होंगी, ठीक है, कि कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे भारत को कई 5 जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। जो सीमा रेखाएं हैं कहां कहां पर कितनी हैं, ठीक है, वो हम उसको बारे में बात करेंगे। रेड क्लिफ आयोग तो हमने बता ही दिया था, मैकमोहन भी बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा हमने एक और बताया था, कौन सा था जी? हाँ जी, बांग्लादेश अफगानिस्तान वाला डूरंड आयोग, ठीक है जी। तो पहला जो है भारत एक परिचय के रूप में पढ़ेंगे, ये तो शुरू आज ही हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भूगार्भिक संरचना, ठीक है जी। भूगार्भिक संरचना में हमें जो जितना भी हमारा क्षेत्र है भारत का, वहां पर कैसी कैसी संरचनाएं, मतलब मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कैसी पाई गई है, कौन कौन सी मिट्टियां होती हैं, ठीक है जी। प्री कैम्ब्रियन कार वगैरह की सबकी उनकी नहीं जी, भूगार्भिक में हम जो है वो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैम्ब्रियन काल से लेकर प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर जो अभी हमारा जो एरा चल रहा है, ठीक है जी, वो कहां से कहां तक डिवाइड है। क्योंकि मैंने आपको शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है जी। तो वहां पर मैंने आपको बताया होगा कि जो पेंजिया एक आइलैंड होता था, ठीक है जी, और क्या कहते हैं पैथालासा समुद्र होगा, जब वो टूटेगा तो वो गोंडवाना लैंड में टूट जाएगा, ठीक है जी। और एक दूसरा जो है अंगारा लैंड में टूट जाएगा। उसी के टूटने के बाद अमेरिका और साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ठीक है। अंटार्कटिका भी उसी का पार्ट है। अगर इस पूरे को एक साथ मिला दिया जाए तो ये एक ही आइलैंड बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि अगर आप इसको पूरे को फिक्स कर दें तो ये एक ही आइलैंड है, जिसको पेंजी आइलैंड कहा जाता था कभी, ठीक है जी। उसके बाद जब इसमें क्रैक आने शुरू हुए तो ये एक नए नए कॉन्टिनेंट्स में टूट गया है। जैसे अभी की मैं एक रिपोर्ट बताऊं आपको, जो आप ये अफ्रीका आइलैंड, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आप देख रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है जी, जिसमें इथोपिया और ये तंजानिया वगैरह जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी, यहां पर एक क्या कहते हैं बहुत बड़ी खाई बनने शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 400-500 साल में ये हिस्सा टूटकर, हाँ जी, भारत की ओर बहेगा, ठीक है जी। लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। हालांकि वो जो दरार है वो काफी बड़ी हो गई है, अभी वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखने लगी है, ठीक है जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरी यूनिट जो है वो है भू आकृति प्रदेश की, ठीक है जी। तो पृथ्वी की जो भू आकृति है उसमें क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मिट्टी की बात करते हैं हम, ठीक है जी, वो किस किस तरीके की हैं, जिसको हम धारवाड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी क्या कहते हैं पर्वतें हैं, पहाड़ हैं, ये सब, ठीक है जी। भू आकृति प्रदेश में आपका सारा हिमालय पर्वत से लेकर क्या कहते हैं मेघालय पर्वत तक, जहां तक, और दक्षिण भारत के जितने भी क्या कहते हैं जी उसको, दोडा बेटा की पहाड़ी जो है, वो वहां तक की पूरी जो है पूरे भारत भारत के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि आपके पेपर में जो ज्यादातर जो आएगा वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा, उसके अलावा किसी और का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता, ठीक है जी। चौथी जो बात करते हैं वो करते हैं अपवा क्षेत्र की, जिसमें हम नदियां पढ़ते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी।
या तो इसमें पर्वत पहाड़ पठार भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो नदियां जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है जी, उन सभी को कवर करेंगे इसी में। ठीक है, गंगा नदी से लेकर यमुना, कावेरी, गोदावरी, ठीक है जी, ये सभी पेरियार नदी तक प्रयास किया जाएगा कि सारी नदियां आपको कवर कराई जाएं। ठीक है, जब हम नदियां पढ़ रहे होंगे तो केवल ऐसा नहीं होगा कि हम केवल कि नदियां कहां से निकली कहां तक चली गई, ठीक है, ये नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन पर जो कोई परियोजना चल रही है, ठीक है, वर्तमान में या पहले सरकार ने चलाई है, और उसके आसपास जितने भी शहर हैं, ठीक है जी, उनको भी प्रयास करेंगे, और उस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं नदियों के आसपास, उनका भी प्रयास करेंगे कि उनको भी कवर कर लिया जाए। क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, थोड़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ काम कर रहा है। ठीक है जी, वो डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई योजना चल रही है, कोई समुद्री योजना, क्या कहते हैं, नदी पर कोई डैम वगैरह बनाया जा रहा है, तो वो किसके तहत बनवाया जा रहा है, कौन सी नदी पर बनवाया जा रहा है, कौन कौन से राज्यों का उसमें सहयोग है। ठीक है जी, तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपकी ज्यादातर यहीं से आपको देखने के लिए मिलती है। और आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनते हैं पर्वत पहाड़ पठार, ठीक है, और दूसरा नंबर आता है नदियों का। ठीक है जी, तो स्टार लगा के जरूर लिखिएगा इस पे। ठीक है जी, पांचवी जो यूनिट है वो भारत की जलवायु से संबंधित है जी। ठीक है जी, जलवायु का मतलब भारत में वर्षा किस तरीके से होती है जब उत्तर पश्चिमी मानसून भारत में पहुंचता है। ठीक है जी, दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में पहुंचता है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि केरल का जो मालाबार तट है उस पर सबसे पहले 1 जून को बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद लगभग 15-20 दिन के अंदर पूरे महाराष्ट्र के एरिया से होते हुए, और हम देखते हैं कि 15 जून तक और जुलाई तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश होनी शुरू हो जाती है, जो जून का सबसे पीक एरिया माना जाता है बारिश होने का। ठीक है जी, तो मानसून जो है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रवेश करेंगे, ठीक है, उन सभी के बारे में जिक्र किया जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारी संभावना रहती है कि कौन कौन से मानसून से भारत में वर्षा होती है, कौन से सबसे ज्यादा होती है, मानसून की धाराएं जो है वो कितनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, नक्शा तो आपने बनाना सीख ही लिया होगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब असली जरूरत उसकी अब पड़ेगी जी। ठीक है, और ये क्या बन गया भाई आज हाँ जी ये फलो समझ नहीं बना आज, है ना, यही सही नहीं बना। अब ठीक है। ठीक है जी, तो ये जो नक्शा है भारत का, जैसे मैंने कहा कि उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो मानसून टकरा के इधर की ओर चलता है और यहां से 2 भागों में बढ़ जाता है। अरावली श्रेणी के बारे में आपने सुना होगा, कुछ दिन अभी चर्चा में रही थी अरावली, अरावली को तोड़ने की बात चल रही थी, तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं भारत के लिए। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरी की तरह से बंजर है, यहां पर कोई क्या कहते हैं फसल नहीं उगाई जा सकती। ठीक है, अब सरकार का मानना यह है कि अगर हम इसको अरावली को हटा दें तो मानसून के तहत यहां पर कुछ बारिश हो सकती है। मानसून की बारिश तो मुश्किल लग रही है, क्योंकि यहां से जब मानसून चलता है तो वो तो इसी दिशा में चलता है, ठीक है जी, अरावली के समानांतर। तो लोगों का मानना यह है कि अगर अरावली को हटा दिया जाए तो कुछ मानसून जो है वो इस एरिया में वर्षा कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन इससे एक दिक्कत ये हो जाएगी, फिर दिल्ली के क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, दिल्ली में वैसे ही पानी की कमी हो गई है। हाँ जी, तो दिल्ली का जो एरिया है पूरा, जो हम हरियाणा के आसपास की बात करते हैं, पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी जमीन। हाँ, तो हम एक एरिया तो उपजाऊ बना लेंगे, लेकिन वहां तक का एरिया जो है वो शायद हो सकता है पूरी तरीके से बंजर हो जाए। ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, छठी यूनिट जो है वो है प्राकृतिक वनस्पतियों की। ठीक है जी, वनस्पति के बारे में बात करेंगे, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है जी, उसके अलावा वनस्पति से पहले तो वैसे मिट्टी हो जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मृदा के बात करेंगे, सोइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, कौन कौन सी मिट्टियां भारत में पाई जाती है। आपने चिकनी मिट्टी के बारे में सुना होगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, बांगर का एरिया, खादर का एरिया, सब पढ़े होंगे आपने। ठीक है जी, तराई का एरिया। तो आप कौन से इलाके में रहते हैं जी, बताएंगे जरा। खादर में रहते हैं,
खद्दर। खद्दर, ये जो भाषा है ये क्या कहते हैं, देसी भाषा है, ठीक है जी। वैसे उसको खादर ही बोला जाता है, ठीक है, खद्दर बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है संसाधन से संबंधित, ठीक है जी। और संसाधन का मतलब है जो हमारे यहाँ पर जितने भी खनिज तत्व हैं, ठीक है जी, चाहे वो जल संसाधन हो, ठीक है जी, उसके अलावा खनिज संसाधन हो, उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो खनिज संसाधन के बारे में ज्यादातर बात करते हैं जी। इसमें कौन कौन से तत्व भारत में पाए जाते हैं जिनको हम निर्यात कर सकते हैं, ठीक है जी, और जो नहीं है फिर हम आयात करते ही हैं उनका सबका, ठीक है। उसके अलावा हम ऊर्जा संसाधनों की बात भी करेंगे, क्योंकि ऊर्जा, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है जी, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आप सोलर पैनल आज देखते हैं, भारत ने सबसे बड़े सोलर पैनल के जो प्लांट हैं वो यहीं पर लगाए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है भारत के लिए उपजाऊ नहीं है, तो यूटिलाइज तो करना ही है। कैसे करेंगे, यहां पर हमने क्या लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए। उसके अलावा भारत का जितना भी तटीय एरिया है, भारत ने क्या किया है, यहां पर एक जो विंड पावर होती है जिसको हम बोलते हैं, हम एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टरबाइन लगा देते हैं घुमाने के लिए। हवा चलती है तो वो टरबाइन घूमते हैं और उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। जी हाँ, वो बड़े वाले पंखे कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं, वो ये इस तरह हाँ जी, ये देखो, ये पंखा इन्होंने सही बताया बिल्कुल एकदम, तूफान पंखा, ऐसा ही तो होता है वो। हाँ जी, बस ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है जी। चित्रकारी मेरी इतनी अच्छी है नहीं है, ठीक है, बस मान लेना है कि ये था, ठीक है। तो ऐसे हमने टरबाइन लगाए हैं जो समय के साथ साथ, वैसे तो हमारा जो टारगेट था वो लगभग 500 गीगावाट 500 गीगावाट था जी, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने टारगेट बढ़ाकर लगभग 1000 गीगावाट कर दिया है, क्योंकि लगातार जो भारत है वो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, नवीकरण ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, उसके मामले में लगातार कार्य कर रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वाली जो यूनिट है वो है ऊर्जा संसाधन। और यहां से लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो यहां से आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर बेस, ठीक है जी, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है वो करंट अफेयर में ही आती है, ठीक है जी। और उसके अलावा हम बात करेंगे परिवहन की, भारत में परिवहन व्यवस्था, ठीक है जी। उसके अलावा हमने भारत में पशुपालन के बारे में भी वैसे तो बात होनी चाहिए, ठीक है जी। एक बना लीजिए यूनिट कृषि और पशुपालन। हाँ जी, कृषि के बारे में और पशुपालन के मामले में तो वैसे भारत नंबर 1 पर आता है, ठीक है जी। कृषि में तो नहीं आता, लेकिन पशुपालन में तो सबसे नंबर पर ही है, पहले नंबर पर। पशुओं में भी दुधारू पशुओं में सबसे नंबर 1 पर है। भारत में सबसे ज्यादा क्या, हाँ अरे नहीं, मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। और ये भैंस का तो होता ही होगा, चलो जी लेकिन भारत इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। भारत में दूध की इतनी ज्यादा खपत है। अब आप अपने आसपास भी देख ही रहे होंगे कि दूध जो है जल्दी से मिलता नहीं है, ठीक है जी। तो खपत जो है भारत में दूध की बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है जनसंख्या और नगरीकरण की। जनसंख्या और नगरीकरण, मैंने आपको कहा था कि जनसंख्या के जो डाटे हैं 2011 के वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है जी। हालांकि इसको आप सर ने शायद आपको बीच में पढ़ाया भी हो, जनसंख्या से रिलेटेड कुछ डाटा पढ़ाया है, थोड़ा थोड़ा सा, चलो ठीक है जी, थोड़ा ज्यादा यहां पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भारत में आपदा प्रबंधन वैसे तो अलग से पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है जी। इंडियन ज्योग्राफी में से अलग उसको पढ़ा देंगे। एक यहां पर जनजातियों के बारे में डाल लीजिए, प्रमुख जनजातियां, ठीक है जी। इससे रिलेटेड एक, जैसे आपने उत्तराखंड की जनजातियां पढ़ी होंगी, पढ़ी है जी, हाँ जी, तो बस ऐसे ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, जोनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, 5 ही तो हैं। कब मिला था दर्जा दर्जा इनको, पता नहीं
जी बताइए, कब मिला था दर्जा इनको? कुछ नहीं पता जी। 1967 में मिला था जी। ठीक है जी। लो जी, मैं उत्तराखंड नहीं पढ़ता इतना, फिर भी मुझे याद है कि अभी तक। ठीक है जी। पहली यूनिट जो है आपका भारत का परिचय। ठीक है जी, यहीं से शुरुआत करेंगे और इसी को डाल लीजिए। ठीक है जी। ठीक है जी, पहली डाल लीजिए, भारत एक परिचय। ठीक है जी। तो आपको देखो जी, सबसे पहले तो भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए जी। ठीक है जी। आता है जी। हाँ जी, बनाइए जी पहले, क्योंकि ये इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब तो ये लगातार बनाना है आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी जी लगातार अब। और मुझे उम्मीद है कि आप सीख ही जाएंगे बनाना। ठीक है जी। तरीका मैंने आपको बताया पहले, अब इधर अगर आपने इधर से बनाया तो ये बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। ये बस लगना चाहिए कि भारत है। हाँ जी, श्रीलंका, वैसे मैं आपको बताऊं कि भारतीय जब उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो उसमें ये पूरा क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं जी कुछ डिटेल्स। ठीक है जी। देखो जी, जब हम बात करते हैं सबसे प्राचीन नाम की बात उल्लेख करते हैं, ठीक है जी, तो भारत जो नाम है वो एक्चुअल में जो शकुंतला के पुत्र थे। ठीक है जी। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है हमको, वो मिलता है भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। ठीक है जी। लेकिन जब हम और आगे चलते हैं तो वहां पर भारत का जो नाम है वो भारतवर्ष भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको आर्यवर्त भी कहा गया है। ठीक है जी। आर्यवर्त मतलब आर्यों की भूमि जो होती है, आर्य जब यहां पर आए भारत में रहने के लिए, ठीक है जी, तो उसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है जी। साथ ही साथ भारत को ही जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है जी। कई सारे नाम है भारत के। ठीक है जी। भारत भी है, भारतवर्ष भी है, आर्यवर्त भी है, जम्मू द्वीप भी है। जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो वहां पर भारत का नाम जो है वो हिंदुस्तान आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब यहां पर व्यापारी भारत आते थे व्यापार करने के लिए, सिंधु नदी से जैसे ही पार करते थे वो, तो वो देखते थे कि इधर जो है वो हिंदू लोग ज्यादा हैं। ठीक है। सिंधु नदी के जब आप पश्चिम की ओर बात करते हैं, ठीक है जी, सिंधु नदी से पश्चिम की ओर जब बात करते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि वहां पर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। इधर जब आते थे वो व्यापार करने के लिए तो यहां पर हिंदू ज्यादा बहुसंख्यक मिलते थे, तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी। क्या कहा था जी? हालांकि इसको सिंध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है जी। सिंधु नदी के कारण सिंधु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, कि सिंधु नदी के पूर्व की ओर रहने वाले लोगों को सिंध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। हालांकि बाद में जो सिंध जो था, ये एक सिंध अलग से क्षेत्र बन गया। ठीक है जी। क्या कहते हैं, जैसे जैसे शासक आते हैं वैसे वैसे नाम चेंज हो जाते जाते हैं। ठीक है जी। तो हिंदुस्तान आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब आप मॉडर्न इंडिया में आते हैं, ठीक है जी, मॉडर्न भारत में आते हैं, मॉडर्न इतिहास की बात करते हैं, तो वहां पर आपको जब संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान का आर्टिकल 1 ही आपको क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया। तो उसने भारत को क्या नाम दे दिया है? इंडिया नाम दिया है। तो आप चाहें तो भारत यूज कर सकते हैं या फिर क्या यूज कर सकते हैं?
इंडिया यूज कर सकते हैं। ये आपके क्या कहते हैं विवेक पर निर्भर करता है। जैसे सरकार आजकल क्या कर रही है, इंडिया नाम को यूज ना करके जगह जगह पर भारत नाम को ज्यादा प्रमोट कर रही है कि हम, क्योंकि हिंदी भाषी लोग हैं तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम भारत को ही क्या कहते हैं बिल्ड कर रहे हैं आगे। ठीक है, जैसे आपने भारत मंडपम सुना होगा कि पहले जब प्रगति मैदान जो था दिल्ली का, उसका नाम वो प्रगति मैदान के नाम से ही जाना था, लेकिन अब जो उसका नाम हो गया है वो भारत मंडपम हो गया है। ठीक है जी, कि भारत के नाम से ही चीजों को जाना जाए। वहां पर उन्होंने बहुत सारी क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, अभी आपने एआई समिट के बारे में सुना होगा। ठीक है जी, एआई समिट जो है वो भारत मंडपम में ही हुआ है। ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा जगह है। हालांकि वर्ल्ड बुक फेयर जो लगता है विश्व का, वो वहीं पर लगता है, उसी मैदान में लगता है, क्योंकि वहां पर जगह की व्यवस्था ज्यादा है। अगर वर्ल्ड लेवल पर हमें कोई भी कॉन्फ्रेंस करानी होती है तो वो हम वहीं पर कराते हैं। आपने सुना होगा 2023 का G20 सम्मेलन, वो भी वहीं पर हुआ था। ठीक है, क्योंकि व्यवस्थाएं वहां पर सही है। तो आपको ये सारे नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखिएगा कि कहां कहां से ये चीजें ली हैं। प्राचीन काल से ही भारत को अनेक नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, ऐसा माना जाता है, भारतवर्ष के बाद लिखिएगा, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर, प्रमुख जन भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वायु पुराण के आधार पर, वायु पुराण के आधार पर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। भारत का नाम पड़ा। सर्वप्रथम भारत नाम वायु पुराण से ही मिलता है। सर्वप्रथम भारत नाम वायु पुराण से ही मिलता है। ठीक है, एक अन्य नाम, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक अन्य नाम जम्बू द्वीप, एक अन्य नाम जम्बू द्वीप, जिसमें जिसमें भारत को जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग बताया गया है। एक अन्य नाम जम्बू द्वीप, जिसमें भारत को जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग बताया गया है। ठीक है जी, आर्यों के निवास स्थल के कारण, आर्यों के निवास स्थल के कारण इसका नाम आर्यवर्त पड़ा।
इसका मतलब भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा। ठीक है जी। मध्यकालीन इतिहास में लेखकों ने ब्रैकेट में कर लीजिए अरबी और फारसी लेखक, ब्रैकेट में कर लीजिएगा अरबी और फारसी लेखक। क्या लाइन बोली मैंने? भारत को मध्यकालीन इतिहास में लेखकों ने, अरबी और फारसी ने भारत को हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ठीक है जी। और जो हम आज का वर्तमान नाम जो देखते हैं, ठीक है जी, वर्तमान नाम इंडिया वर्तमान नाम इंडिया यूनानी शब्द इंडोई, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये जो इंडोई है, ये इसका मतलब है इंडस नदी, ठीक है जी, जिसको हम सिंध नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, तो उसको इंग्लिश में जो है इंडस रिवर कहा जाता है, ठीक है जी। तो इन्होंने, यूनानियों ने इंडस रिवर के नाम पर ही भारत का नाम जो था वो इंडिया पड़ा है, ठीक है। क्या लिखा है आपने? इंडोई से हुई है। और भारतीय संविधान में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इंडोई शब्द से हुई है ना भारत की। हाँ जी, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वही लिखाया होगा ना मैंने। हाँ, अच्छा, उत्पत्ति नहीं लिखा है, क्या लिखा है लाइन? वर्तमान नाम इंडिया यूनानी शब्द इंडोई से उत्पन्न हुआ है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी। और जो हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का रेफरेंस जरूर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है जी। कई बार आपके एग्जाम में आया है कि बताइए भारत अर्थात इंडिया संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ठीक है जी। अब जी, ये आपने बना रखा है पूरा? बस ठीक है जी। बताइए जी, भारत का क्षेत्रफल बताइए जी पहले आप। बहुत बढ़िया जी। और जो अब नया क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र, नए वाला, पहले जो था 5,717 हुआ करता था, ठीक है। अब ये बढ़कर 11,000 हो गया, क्योंकि भारत ने भारत के पास अब जो सैटेलाइट अच्छी हो गई है, सैटेलाइट मतलब जीपीएस सैटेलाइट जो है भारत की, वो अच्छी है, क्योंकि भारत ने बना लिया है अपना IRNSS, ठीक है, जिसके तहत भारत जो है नेविगेशन सिस्टम मजबूत हो गया है भारत का। तो भारत के जितने भी आइलैंड थे लक्षद्वीप में और इधर क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पहले भारत ने इनकी सीमा का निर्धारण नहीं कर रखा था कि कितनी एक्चुअल में कितने आइलैंड हमारे पास हैं और उनका तटीय क्षेत्रफल जो है कितना है। लेकिन अब सरकार ने उनको सभी को जोड़कर एक नया डाटा जारी कर दिया है, ठीक है जी। तो पूरा जो क्षेत्रफल है भारत का, जे कितना था जी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जी, ठीक है जी। हाँ जी, वर्ग का मतलब स्क्वायर किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के बारे में जरूर याद रखिएगा। हालांकि
रेयर केस में ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये कक्षा 5 के बच्चे से पूछा जाता है। ठीक है जी। हाँ हाँ। जब हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5% है। ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे आएंगे कि वो जी क्या कर दिया, नहीं जी 2.4 ही है। नहीं 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 जी, हमने 2.4 ही बताया था। ठीक है जी। तो विश्व के, जब हम बात करते हैं विश्व द्वीप की, मतलब पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं, महाद्वीपीय क्षेत्रफल की, तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.4% है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम जनसंख्या ले रहे हैं जी 140 करोड़। 800 करोड़ की जनसंख्या में कितनी है? 140 करोड़। तो जनसंख्या जो है वो ज्यादा है हमारे पास। ठीक है जी, क्षेत्रफल कम है। ठीक है जी, इस मामले में ही भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो विश्व के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जाना जाता है। ठीक है जी, प्रबंधन व्यवस्था जो हमारी है वो बस चल रही है। ठीक है जी, दूसरे जो विश्व के जो लोग हैं वो यही देखने के लिए आते हैं कि भारत की व्यवस्थाएं जो हैं इतने सारे लोगों को कवर कैसे कर रखा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी मैंने आपको पढ़ाई थी, लोकतंत्र है, हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है जी, लेकिन भारतीय लोगों को, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है जी, तो भारत में हर एक व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है। आपने इंस्टाग्राम देखा ही होगा, यूट्यूब। ठीक है, हर कोई व्यक्ति, जब जैसे ही आपने देखा होगा एआई सबमिट हुआ, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी। ठीक है जी, उसने एआई रोबोट पेश कर दिया था, वो भी चाइना से लाकर, चाइना से मंगाया और कह दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है। बाद में जब उस पर विवाद हुआ तो उनकी जो संस्था थी उस पर बहुत सारे क्या कहते हैं विवाद खड़े हो गए हैं, और उनका जो पंडाल लगाया गया था वहां से वो भी हटा दिया गया है। ठीक है जी, और यही कारण है कि जो क्या कहते हैं विश्व के जो अधिकारी आते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, बिल गेट्स साहब आए थे, उन्होंने देखा कि ये तो पहले ही चाइना को समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी है। ठीक है जी, इससे हमारी विश्व की जो छवि है वो खराब होती है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो भारत के सम्मान के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो बस अपना क्या कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता लगता तो अपना नाम चमका ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके के कार्य चलते रहते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैंने आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ाए थे। ठीक है जी, संविधान के आदर्शों का सम्मान करना है, जितने हमारे क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्रांतिकारी हुए हैं उन सब का आदर्शों का सम्मान करना है। ठीक है जी, ये सब आपको लिखना है। पहले तो लिखिए, पहले कुछ पॉइंट। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलो, जो कुल क्षेत्रफल का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है जी, भारत की जो आकृति आप देख रहे हैं ये चतुष्कोणीय है, 4 भुजाएं आपको दिखी रही होंगी। ठीक है जी, 1 2 3 4। ठीक है, भारत का क्या कहते हैं, कभी कभी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भी क्या कहते हैं एरिया, वो क्या कहते हैं किलोमीटर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो लिखिएगा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ जी, चतुष्कोणीय मतलब क्वाड्रिलेटर। हाँ जी, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, 4 भुजाएं हैं एक्चुअल में, चतुर्भुज लिख लीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी, हाँ ये बना के रखिएगा आपके उसमें मैप में, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर है। ठीक है जी, आपके एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आता है, देखिए जी
यहां पर केवल फैक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा जी, ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ के सोचना होगा, जब क्योंकि वो यहां पर क्या करेगा, ये सबने रट रखा है, ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, या तो दोनों डाटे चेंज कर दे, उत्तर से दक्षिण वाला उसमें डाल दे पूर्व पश्चिम वाले में, पूर्व पश्चिम वाला किसमें डाल दे, उत्तर दक्षिण वाले में। अगर आपने सही याद कर रखा है तो आप लगा लेंगे, या फिर वो डाटा नहीं देकर भी यहां से क्वेश्चन बना लेगा। वो लिखेगा कि जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी से अधिक है। क्या बात सही है? ये समझ नहीं पाए ना, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि जब वहां पर लाइन आएगी ना हिंदी में लिखी हुई, तो वो लाइन जो होगी वो आपके फैक्ट बेस होगी, जो आपने फैक्ट याद कर रखे हैं। मैंने कहा कि भारत की जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की दूरी, वो पूर्व से पश्चिम की दूरी से अधिक है। क्या ये सही है? हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा था, पहली बार में आपके समझ में नहीं आया, ठीक है जी। जी हाँ जी, पढ़ के यही तो कह रहा हूं कि जब तक आपके फैक्ट जो हैं वो यूज करने नहीं आएंगे तब तक आपका ये काम बनेगा नहीं, ठीक है जी। तो इनको काम ये पूरी तरीके से जानने के लिए आपको ये सारी चीजें जो है मर्ज कर कर, वैसे तो हम प्रयास करेंगे अब कि जैसे ही यूनिट खत्म होगी एक यूनिट के बाद आपसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है जी, 40-50 क्वेश्चन, ताकि आपका पता लग सके कि आप लोग कितने, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं घर जाके, ठीक है जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, मुझे समझ गया मैं, ठीक है। और लिखिएगा, देखो जी, देखो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम के लिए भारत के 4 पॉइंट माने जाते हैं जी, ठीक है जी। ऊपर का पॉइंट बताइए जी, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। कहां पर है जी ये? इंदिरा पॉइंट, ठीक है जी। और नीचे वाला है जी, ये तमिलनाडु में है ना? हाँ जी, हाँ जी। और नीचे वाला? हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉइंट है वो कन्याकुमारी का है। ये जो इंदिरा कोल मैंने आपको लिखा है ये शायद यहाँ का है, ठीक है जी, ये अंडमान निकोबार का, ठीक है जी। और इसका जो है ये कन्याकुमारी है, ठीक है। और यहाँ पर बताइए जी, सबसे, क्या नाम है, की बीथू, कहां पर, ये कौन सा राज्य है जी? मुझे राज्य का नाम बता दीजिए बस। कौन सा? हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश है ये। क्या बता रहे हैं? और यहां पर एक राज्य है, ठीक है जी, बताइए जी। है? गुजरात का क्षेत्रफल है जी, ठीक है जी। देखो आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है वो कौन सा है? कौन सा है जी? सबसे पूर्वी छोर बताइए। अरे राज्य का नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु जो है वो सबसे पूर्वी छोर माना जाता है, ठीक है जी। और वहीं से ये दूरी का जो आकलन किया गया है ना, ये वहीं से किया गया है, ठीक है जी। सबसे पश्चिमी छोर गुहार मोती, जो आपका गुजरात में है, ठीक है जी। आपके पिछली बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि यहां से यहां तक ये क्या कहते हैं सड़क बनाई गई है, यहां से यहां तक की सड़क नहीं है, चलो में, ठीक है जी। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो सड़क बनाई गई है वो बनाई गई है यहां से गुवाहाटी से लेकर और यहां तक खंबात की खाड़ी तक, यहां तक अंतिम रूप तक सड़क नहीं है, नेशनल हाईवेज नहीं बनाया गया वहां तक, ठीक है जी। तो यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया था आपके लिए, ठीक है जी। और यहां पर इंदिरा पॉइंट से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, तो आपके एग्जाम में ये चारों पॉइंट आए हुए हैं। बहुत आसान है बनाने, कि भारत निम्नलिखित में से भारत का जो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी जो छोर हैं आगे लगा देगा और मैच करवा लेगा आपसे, ठीक है जी। तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये पहले तो मैप बनाइए पूरा, उसी मैप में इनको इंडिकेट कर लीजिए, सबके नाम लिख लीजिए। यहां पर गुजरात जरूर लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, ये इधर से लद्दाख ही आएगा जी, ठीक है जी। और यहां पर तमिलनाडु, ठीक है जी। तटीय क्षेत्रफल भी लिखिए,
देखो जी, जब भारत की हम बात करेंगे तो भारत में मैंने आपको ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप और ये पूरा है, ये शामिल है इसमें, ठीक है। तो आप ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए, लिखिए। भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित सभी द्वीप शामिल हैं। ठीक है जी। जिन भार और लिखिएगा, भारत की कुल तटीय रेखा, और कुल तटीय रेखा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और भारत की जो मुख्य तट रेखा है ये सारी शामिल है। चाहे तो आप लिख सकते हैं भारत की मुख्य तट रेखा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, प्लस लक्षद्वीप की तटीय रेखा, प्लस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटीय रेखा। ठीक है, जो है 11,000, वर्तमान में डाटा चेंज हो गया, पहले 5,717 हुआ करती थी, अब हो गई है 11,098। ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। हाँ, ये वाला डाटा आपको याद करना है, वर्तमान वाला। ठीक है जी। ये अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, क्योंकि रिपोर्ट जो है अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। ठीक है, 23-24 का डाटा जारी किया गया था। ठीक है, और ये है 23-24 डाटे के अनुसार है जी। ठीक है जी, नीचे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2023-24। तेईस 24 का डाटा है ये। ठीक है जी। लिख लिया जी इनको। देखो जी, भारत की जब हम बात करते हैं तो ये है ग्लोब। ये कौन सी रेखा है जी? 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। एक यहां पर 23.5 डिग्री है, क्या रेखा, क्या नाम है इसका, क्या है, नॉर्थ है साउथ है यहां पर? हाँ जी, याद रखना है इसको। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री पीएमएल। ठीक है जी, इसी को मान लीजिएगा। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है, आप बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, गोलार्ध की जब हम बात करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने के लिए मिलती है जी। ठीक है जी। अब ठीक है जी। हाँ, तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की जो स्थिति है वर्तमान में कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हो सकता है डायरेक्ट आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध ना है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध आ जाए, क्योंकि यहां से ये 0 डिग्री देखा जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा गोलार्ध है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, उसको 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के भी उत्तर पूर्वी हिस्से में भारत की स्थिति दिखाई गई है। ठीक है जी, और ये बनाना है। ठीक है जी, और इसको बनाना इसलिए है क्योंकि यहां पर अक्षांश और देशांतर भी खींचे जाएंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइए जी। हाँ जी, बस लगना चाहिए कि है। ठीक है, हाँ जी। तो ऊपर की साइड जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं,
ठीक है, मैंने आपको अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ाई हैं। देशांतर रेखाएं, ठीक है, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उनको देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं अच्छा देशांतर, उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है जी, इनके बारे में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो अक्षांश देशांतर अलग से क्लास ली जाती है पूरा। ठीक है, 2 दिन का टॉपिक होता है, 2 दिन में कवर किया जाता है। ठीक है जी, लेकिन आपको तो सीधे डायरेक्ट पॉइंट याद करने हैं, कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा हमने खींची है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट है जी। नहीं जी, ईस्ट नहीं जी, उत्तरी, नॉर्थ। ये तो अक्षांश रेखा है ना। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो भारत की जो क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण तक जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं, वो 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा ऊपर बनाया ना, जो इसलिए बनाया है क्योंकि वो उसको क्रॉस नहीं करता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मिलेगा आपको। ठीक है जी, ठीक है जी। और ये जो आप देशांतर देख रहे हैं, ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और ये है पूर्वी 97-25 तक। यहां पर जो ये वाली जो रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ये जरूर याद रखने हैं आपको, ईस्ट वेस्ट जो आपको लिखाए गए हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहां पर जो सीमा रेखा खींची गई है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ये पूरा जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये लगभग 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री। और 1 डिग्री जो होती है वो 4 मिनट की होती है जी। यहां पर 120 मिनट का समय अंतराल है, पूरे 2 घंटे का समय अंतराल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है जी, ये बहुत क्या कहते हैं, जब आप इसको बहुत डीपली पढ़ते हैं तभी ये, वरना सीधे आपने आज तक याद ही किए होंगे। ठीक है जी, तो रटना तो है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के रटना है। ठीक है जी, जी दिमाग नहीं है। एक साथ ही आपको यहां पर मैंने शायद आपको किसी और एग्जाम में या कहीं पर बताया हो, जब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, ठीक है जी, तो ये जो रेखा है ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ये जो यूपी के मिर्जापुर जिले के नैनी प्रदेश से निकलती है जी। ठीक है जी, ये रेखा देख रहे हैं, भारतीय समय मानक रेखा जिसको हम बोलते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है जी, टाइम के लिए निर्धारित की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लगभग जो है इन दोनों के बीच में आती है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये यहां से लेकर यहां तक, इस क्षेत्र को ये बीच में कहीं काट रही होती है। इसलिए भारत के लोगों ने, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि भारत में 2 टाइम जोन हो सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में 30 डिग्री पर एक टाइम जोन है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भारत में पूर्व में सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो लोग जो हैं मतलब कि लेट रात तक उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि अंधेरा तो वहां पर जल्दी हो जाएगा और टाइम फ्रेम जो है, सूर्योदय जल्दी हो जा रहा है, सूर्योदय अस्त भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम जो है वो लेट तक चलेगा, मतलब कि अंधेरा पहले हो जाएगा और उन लोगों को ऑफिस में ज्यादा रुकना पड़ेगा। इसलिए सरकार अभी कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव दिया गया था कि हमें 2 टाइम जोन बना लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लोग अभी इतने विकसित नहीं है कि ये 2 टाइम जोन इनको पता लग पाए कि ये तो जब यहां से कहीं घूमने जाते हैं इन्हें उसी में टाइम में भी चला जाता है इनको। ठीक है जी, अगर ये दुबई पहुंचे तो अपनी घड़ी देखते रहते हैं क्या टाइम बदल गया है एकदम से। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 30 डिग्री का टाइम फ्रेम है पूरा ये। ठीक है जी, तो आप लिखिएगा इनमें कुछ पॉइंट।
भारत को ऐसे लिखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। ऐसे लिखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जो 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब कि उसको हिंदी में नहीं लिखना होता, सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर मैं सेकंड भी बोलूंगा तो सेकंड का मतलब 2 लगानी होती है जी, ठीक है जी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पर लिख लीजिए, भारतीय समय मानक रेखा, भारतीय समय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, भारतीय समय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित की जाती है। जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है जी। जो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम हम उसको बोलते हैं जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, और जो गुजरती है ब्रिटेन से, ठीक है जी। जब इस रेखा को गुजारा गया था तो क्योंकि ब्रिटेन का वर्चस्व हुआ करता था, तो ब्रिटेन ने अपने यहां से समय रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है जी, कि हमारे यहां से ही जब आप पूर्व की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाते हैं तो समय प्लस हो जाता है, ठीक है जी, और जब इधर जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि 1 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करने के बाद 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो जब पूर्व की ओर आप जाएंगे तो पूर्व की ओर मान लीजिए कि 0 डिग्री पर, आप एक सवाल सोल्व कीजिएगा, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, 12 AM का टाइम हुआ है, ठीक है जी, तो भारत में क्या टाइम रहा होगा, 82 डिग्री 30 मिनट में ईस्ट पर समय बताइए जी, निकाल लेंगे आप, ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने अभी कहा कि 1 डिग्री क्रॉस करने पर कितने मिनट आगे बढ़ता है, 4 मिनट, और हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्व की ओर। तो 82 में, क्योंकि 82 डिग्री है
तो इसमें 4 की गुना करेंगे तो कितना आएगा जी ये 328 प्लस यहां पर है 30 मिनट। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है जी, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो यहां पर कितनी है 30 मिनट, तो कितनी डिग्री आधा डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट कितने चलता था 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना चलेगा 2 मिनट। तो इसमें कितना जोड़ देंगे 2, तो अब कितना हो गया 300। अगर मैं इसको घंटे में काउंट करूं तो कितना होगा जी 5.5 घंटे। ये जो अभी मैंने आपको टाइम बताया है ये इसी आधार पर निकाला गया है, ठीक है जी। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता तो फिर समझ में ना आता, इसीलिए वहां पर जो समय रेखा का निर्धारण है वो इस आधार पर किया गया है। आप इससे कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं, बस आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए अपनी देशांतर सीमा रेखाएं कि कहां पर कैसी है, उसी आधार पर। और ये आपके एग्जाम में अब ये क्वेश्चंस आने लगे हैं एग्जाम में, ठीक है जी। तो अगर हम पश्चिम की ओर चल रहे होते, अभी तो हमने किया कि पूर्व की ओर निकाला गया है समय, अगर हम पश्चिम की ओर चल रहे होते तो ये जो अभी 5 घंटे 30 मिनट माइनस आया है तो हम ये इसमें से घटा देते, ठीक है जी। तो फिर ये जो पीछे की ओर जो टाइम आता वो माइनस में आता, ठीक है जी। मतलब लगभग 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6:30 बज रहे होते, और वो AM लिखा हुआ है तो 6:30 PM का टाइम हो रहा होता उस टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है ना, ठीक है, उसी आधार पर, ठीक है। तो लिखिएगा जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है जी। और ये कुछ जो मैंने कहा था यहां पर ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा। ग्रीनविच सीमा रेखा, या फिर इसको लिख लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है जी। से पूरब की ओर जाने पर समय जुड़ता है, इस समय जोड़ा जाता है। वहीं पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, ठीक है जी। तो आप इसको एक छोटा सा इसको बना लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इधर लिख लीजिए प्लस ईस्ट और इधर लिख लीजिए वेस्ट माइनस, ठीक है। जब आप इधर जाएंगे तो माइनस होगा और इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है, ताकि आप इसको याद रख सकें, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर ये दिया गया है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में है अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो आपको बताए जा रहे हैं अभी। और आप तो मुझे लग रहा है 12वीं पास हो गए, नहीं हुए, कुछ हो गए हैं। हाँ जी, कक्षा जो एनसीईआरटी बनाई गई है एक्चुअली में वो आपकी बेसिक नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। लेकिन जब वो हमें पढ़ाई जाती है तो उस वक्त हमारा जो माइंड होता है वो इतना क्या कहते हैं ग्रो नहीं होता ताकि उनको समझ सके। तब तो हमें ये भी नहीं समझ में आता था कि देशांतर है क्या, कोई बताता भी था तो हमें बस ये रहता था कि बस पेपर में क्या आएगा वो बता दो ठीक है जी, जो पेपर में आएगा वही बता दो और बस एग्जाम में हो जाए, पास हो जाए, बस घर वाले पिटाई ना करें, बस इतना ही रहता था, ठीक है जी। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है जी। कल हम इसके जोन की वगैरह भी बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी परीक्षा के बारे में। उसके अलावा मैं आपको एक घर से काम दे दे रहा हूं जी, ठीक है जी। मैंने आपको राज्य और उनके क्या कहते हैं जी राजधानी, ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है जी। ये लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनको हम क्या कहते 7 सिस्टर्स के नाम के जानते हैं, खासकर उनका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा उनको, ठीक है जी। तो कल के लिए जो आपका काम है वो यही है, मतलब आप पहले इसको करके ले आइए, ठीक है। तो कल मिलते हैं समय के साथ।